गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बैंकिंग का। सेकंड क्लास है। सभी बच्चे अपनी स्टार्टिंग से नोट्स बनाते रहें ताकि दिक्कत ना हो। तो हम आज उसमें पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा का विकास। हमने इसकी विशेषता पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे इसके विनिमय के लाभ। विनिमय के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों को लाभ। जो हमारा विनिमय होता है, विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि कम आवश्यकता वाली वस्तु के बदले में अधिक आवश्यकता वाली वस्तु की अदल बदल होती है। ठीक है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। सेकंड आपका सरलता से आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति। जो हमारी जो विनिमय है उससे आवश्यक वस्तुओं की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। जैसे कच्चा माल, तेल, मशीनरी आदि हमें सरल एवं सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं विनिमय के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारे देश में पानी है, तेल नहीं है, तो हम विदेश से पानी वहाँ जहाँ पे तेल के कुएँ हैं वहाँ पे पानी भेज सकते हैं, तेल मंगा सकते हैं। तो हमें वस्तु मतलब कि विनिमय से आसानी से प्राप्त हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। विनिमय के कारण श्रम विभाजन संभव हुआ है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जब हमारा श्रम विभाजन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, और उत्पादक फर्म को आंतरिक एवं बाह्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो हमारी फर्में होती हैं, उत्पादक फर्में, उनको आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फोर्थ है आपका श्रम विभाजन का समुचित लाभ। श्रम विभाजन विनिमय के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, विनिमय बढ़ा है तो श्रम विभाजन भी बढ़ गया है, श्रम का विभाजन भी हो गया है। श्रम से कम लागत पर अधिक तथा उत्तम किस्म का उत्पादन होता है। ठीक है, जो हमारा श्रम है, श्रम विभाजन का मतलब होता है जो कार्य है अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी एक कार्य को करते रहें। जब सब अलग अलग कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो उत्पादन बढ़ेगा और कम लागत पर उत्तम किस्म की वस्तु का उत्पादन होगा, जिससे उपभोक्ता को कम कीमत पर इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। जो हमारा उपभोक्ता होता है, ग्राहक, उसे कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं, जो उसकी इच्छा के अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। श्रम विभाजन के कारण ही जो हमारी कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि हुई है। प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र एवं वस्तु का निरंतर उत्पादन करता रहता है। अगला है आपका प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग। जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं उनका समुचित प्रयोग किया जाता है विनिमय के कारण। जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लकड़ी है, कोयले की खानें हैं, तो इससे क्या होता है, उनका विनिमय के, अगर विनिमय नहीं होगा तो ये चीज़ें बस अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब हमारा विनिमय होगा, जो विनिमय किया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर किया जाता है, तो विनिमय के कारण जो हमारा जो प्राकृतिक साधन है उनका समुचित प्रयोग करने में हम सक्षम हुए हैं। जो हमारे प्राकृतिक साधन है वो नष्ट नहीं जाते हैं, बेकार नहीं जाते हैं। बाजारों का विस्तृत होना। विनिमय के कारण जो हमारे बाजार हैं वो विस्तृत हो गए हैं। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा और बाजार बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे बाजार हैं वो विस्तृत होंगे। ठीक है, उत्पादन बढ़ने से। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे बाजार विस्तृत होंगे। ज्ञान में वृद्धि हुई है। ज्ञान में वृद्धि हुई है व्यक्तियों के, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं तो उनकी संस्कृति को हम ग्रहण करते हैं, जिससे नए नए विचारों का जो हमारी नई नई संस्कृति हम अपनाते हैं। परस्पर विचार विनिमय से नए नए आविष्कारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। पारस्परिक सौहार्द एवं सहयोग में वृद्धि हुई है। मतलब कि प्रेम एवं सद्भावना में वृद्धि हुई है विनिमय के कारण, क्योंकि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हो गए हैं विनिमय से, एक दूसरे राष्ट्र पर। ठीक है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर हो गया है, तो उन दोनों में प्रेम एवं सद्भावना की वृद्धि हुई है। रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा है। रहन सहन का स्तर तो ऊंचा उठाई गया जब हमारा बाजार बढ़ जाएगा, एजुकेशन अच्छी होगी, हम देश विदेश में अपने माल को बेचेंगे तो हमारा रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठेगा।
अब देखो ये तो इसके अलावा अब पढ़ेंगे हम विनिमय से हानियाँ। विनिमय से क्या क्या हानियाँ हैं। प्राकृतिक साधनों का अनुचित शोषण। जो हमारे प्राकृतिक साधन है, जैसे हमारा भारत है, भारत तो सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो इसमें बहुत सारे हमारे प्राकृतिक साधन थे। जैसे ग्रेट ब्रिटेन हमारे जो प्राकृतिक साधनों को अपने हित में प्रयोग करता था। इससे क्या होता था, वो तो कच्चा माल खरीदता था और उसे उत्पादक माल बना, उस माल को मतलब कि प्रॉपर पका हुआ कह सकते हो, पका माल तैयार करके ज़्यादा रेट में बेचता था। तो इससे क्या होता था, जो हमारे प्राकृतिक साधन है उनका शोषण होता था। राजनीतिक दासता। विनिमय की क्रिया के द्वारा सबल राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों का गुलाम बना जो हमारा गुलाम बन जाता है। जो हमारे विकसित देश है वो विकसित देशों के गुलाम बन जाते हैं विकासशील देश, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो नए नए प्रयास करके अपनी चीज़ पर उसे कुछ बना सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारी वस्तु हम किसी चीज़ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस फेल भी हो जाते हैं। तो जो हमारे विकसित देश हैं उनके पास में तो इतना पैसा होता है कि वो कई कई बार भी एक्सपेरिमेंट कर ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारी जो राजनीतिक दास्तां मतलब कि जो हमारे देश हैं उन पर वो गुलाम हो जाते हैं विकासशील देश। आत्मनिर्भरता की समाप्ति। आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो गई है, एक दूसरे देश पर हम निर्भर हो गए हैं। कोई युद्ध आ जाए या कोई ऐसी संकटकालीन स्थिति आए, जैसे अब कोरोना चल रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हम एक दूसरे के देश पर डिपेंड है, काफ़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वस्तुएं नहीं आएंगी, यहाँ से वस्तुएं नहीं जाएंगी, तो इससे परेशानी बढ़ेगी। युद्ध की आशंका। विनिमय के कारण शक्तिशाली राष्ट्रों में बाजार की प्राप्ति के लिए होड़ लग जाती है, जिससे उनमें ईर्ष्या, द्वेष एवं अनुचित प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। फलतः युद्ध होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। विनिमय के कारण हमारे युद्ध होने का खतरा भी बढ़ जाता है। भयंकर प्रतियोगिता है। विनिमय में जब हमारे बाजार होते हैं उनमें भयंकर प्रतियोगिता होती है। अगला है आपका असंतुलित आर्थिक विकास। असंतुलित आर्थिक विकास हुआ है क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उस चीज़ का ही उत्पादन होने लगता है, बाकी सब पर कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए असंतुलित आर्थिक विकास होता है। अब है आपके विनिमय के भेद या प्रकार। विनिमय दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय तथा प्रोक्ष विनिमय। और सेकंड आपका मौद्रिक विनिमय, क्रय विक्रय तथा ये आपका प्रत्यक्ष विनिमय, प्रोक्ष विनिमय। तो ये इसमें वस्तु से वस्तु का चेंज होता है, इसमें वस्तु से जो वस्तु दी जाती है मुद्रा के रूप में क्रय विक्रय किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है। प्राचीन काल में मुद्रा के आविष्कार से पूर्व लोग प्रत्यक्ष रूप से परस्पर वस्तु से वस्तु की बदला बदली किया करते थे। जो हमारा प्राचीन काल था उसमें लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु की अदला बदली करते थे, सबको पता है। क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य के पास में कोई मुद्रा की खोज नहीं की थी, उन्होंने उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। मनुष्य आत्मनिर्भरता, तो जो ज़रूरत होती थी छोटी मोटी, तो उसे वस्तु से एक्सचेंज कर लिया करते थे, जिसे हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं और वस्तु विनिमय। ठीक है, जैसे अनाज के बदले में आइसक्रीम मिलना, कपड़े के बदले में स्टील के बर्तन लेना, ये किसके उदाहरण हैं, वस्तु विनिमय के उदाहरण हैं। थॉमस के अनुसार डेफिनेशन है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन आपके पास बुक हो तो लर्न कर लेना। अब दिया हुआ है आपको वस्तु विनिमय की विशेषता, लक्षण या आवश्यक शर्तें। सबसे पहले दिया हुआ है दो पक्षों का होना। वस्तु विनिमय के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। एक पक्ष वस्तु को देने वाला तथा दूसरा पक्ष वस्तु को पाने वाला। एक जो वस्तु को प्राप्त करेगा, जो दूसरा देगा। दो वस्तुओं का होना जरूरी है। ठीक है, विनिमय के लिए दो वस्तुओं का होना मतलब दो वस्तुएं एक देने वाले के पास में होनी चाहिए, एक लेने वाले के पास में। प्रत्यक्ष विनिमय है,
प्रत्यक्ष विनिमय है, मतलब कि कोई इनके बीच में नहीं आता है, डायरेक्ट रूप से एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए, अभी बताया था जो मैंने। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास कम आवश्यकता वाली वस्तु है तो दूसरे के लिए वो आवश्यकता वाली वस्तु होनी चाहिए, और जो दूसरे के पास कम आवश्यकता वाली वस्तु है वो आपके लिए आवश्यकता वाली वस्तुएं होनी चाहिए। देखो उदाहरण दिया हुआ है, यदि राम अपना अतिरिक्त माल अनाज देकर श्याम से कपड़ा लेना चाहता है तो वस्तु विनिमय की क्रिया पूरी होने के लिए यह आवश्यक है कि श्याम की इच्छा भी कपड़ा देकर अनाज लेने की होनी चाहिए। तो ये आपका एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए वस्तुओं से, मतलब कि जो हमारा विनिमय किया जा रहा है वस्तु विनिमय, उससे दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए ताकि दोनों व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त हो सके वस्तुओं की अदला बदली से। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वस्तु विनिमय की प्रणाली के लिए आवश्यक दिशाएं। ठीक है, ओके।